जैसा कि पिछले भाग में आपने देखा, रश्मि ने प्रश्न का जवाब नहीं दिया था और उसने फिल्म देखना स्वीकार किया था। एक हॉरर फिल्म, वो भी फुल साउंड के साथ, बंद अंधेरे कमरे में अकेले देखना आसान नहीं था। वो एक फुल साउंड प्रूफ बड़ा हॉल था जिसमें अंधेरे के अलावा और कुछ न था। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी। दोनों को उसी बड़े से हॉल में रखा गया था, पर दोनों को ये नहीं पता था कि दोनों हैं किस दिशा में या जगह पर। मुंह पर टेप चिपकाया गया था और एक लोहे की कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया गया था। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। आगे क्या होगा और ये किस पाप का भुगतान है, ये उन्हें नहीं पता था। अचानक फिल्म शुरू हुई। एक दोस्त दूसरे को फोन करता है। हेलो, बोल रोहन, क्या हुआ? इतना घबराया क्यों है? सार्थक ने फोन पर रोहन को बोला। यार जल्दी से वेद के घर पहुंचो। क्या हुआ? सार्थक रोहन की घबराहट को समझ न पाया और बोला, यार बात क्या है, जल्दी बता। यार वेद अब हमारे बीच नहीं रहा। क्या हो गया उसे? सार्थक कैसे हुआ ये? भाई तू वहीं पर आजा, मैंने बाकी सभी दोस्तों को भी बुला लिया है। और उसी समय सार्थक अपनी बाइक से वेद के घर की तरफ निकल पड़ता है। वेद के घर पहुंचा तो लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उसके घर वाले दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। इधर रोहन, सार्थक, जूली और गागी भी वेद के लिए तड़प रहे थे। ये सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक और था बंटी, जो यहाँ नहीं आ पाया था। अभी 12वीं की परीक्षा के परिणाम के बाद उन सभी ने मसूरी का ट्रिप किया था और 2 दिन पहले घर आए थे। फिर ये हादसा हो गया। कोई बताएगा आखिर कैसे हुआ ये? यार वो सुबह सुबह दौड़ने के लिए हाईवे पर जाता है और एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर पुलिस के कब्जे में है। ऐसे कैसे टक्कर लग गई यार? रोहन चिल्लाया। वो पहली बार दौड़ने नहीं गया था, रोजाना दौड़ता था वह, और वो भी बिल्कुल किनारे। होनी को कोई कैसे टाल सकता है यार? जूली रोती हुई बोली। हमें हिम्मत से काम लेना हो। वेद को मरे हुए 2 दिन हो चुके थे। सभी दोस्त बुरी तरह टूट चुके थे। बंटी और बाकी के 3 दोस्त भी थे एक कैफे में। गागी नहीं आ पाई थी। यार ऐसा लगता है जैसे अपने सामने खड़ा है वेद। अभी आकर हमें परेशान करेगा, अभी आकर हमारे ऊपर पानी डालेगा। हाँ यार, उसकी बहुत याद आ रही है। और गागी तो टूट गई है उसके जाने से। कितना चाहते थे दोनों एक दूसरे को, पर इजहार नहीं किया दोनों ने। वेद के जन्मदिन पर गागी उससे अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। तभी जूली के मोबाइल का रिंग बजा। उसने मोबाइल देखा तो माँ का फोन था। यार माँ का फोन है, चुप रहो तुम लोग, मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ माँ बोलिए। क्या? कब? ठीक है, हम साथ में है, वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ जूली? तुम रो क्यों रही हो? जूली की शक्ल की रंगत भय से बदल गई थी। यार गागी, क्या हुआ उसे? रोहन किसी अनहोनी की आशंका में होते हुए बोला। वो हमारे बीच नहीं रही। नहीं, ये कैसे हो सकता है? गागी। जूली गागी का नाम लेकर रोने लगी। सार्थक और रोहन के आंखों से भी आंसू छलक पड़े। गागी के घर पर उसकी लाश पड़ी थी। जूली घर पहुंचते ही दहाड़े मारकर रोने लगी। बाकी के सभी दोस्त भी रोने लगे थे। आखिर हो क्या रहा था? 2 दिन में 2 की मौत, अपने ही दोस्तों की मौत भी ऐसी कि कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं। गागी भी सुबह सुबह पार्क में टहलने गई थी। थोड़ी सी वॉकिंग के बाद पत्थर के बने बेंच पर बैठी थी और अचानक में पीछे से अशोक का पेड़ उसके सिर पर गिरता है। मोटे विशाल पेड़ के गिरते ही गागी के सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं। वहाँ पार्क में और भी लोग थे, पर सब आश्चर्य, ऐसा कैसे हो गया? चारों दोस्त शांत गागी के घर के लॉन में बैठे थे। सभी बुरी तरह डरे हुए थे। उनको शंका थी इस बात की कि क्या ये सब एक आत्मा कर रही है या कोई अन्य चुड़ैल।
क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सभी मेहमान चले गए थे पर अभी ये चारों वहीं बैठे थे। क्योंकि उनके माता पिता भी गागी के घर आए थे। बंटी के पापा नहीं थे इसलिए उसकी माँ आई थी। और फिर पता नहीं अंदर क्या बातें हुई, सभी माता पिता लॉन में आए और हमें गहरी निगाहों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग हम पर ही शक कर रहे हो। सिर्फ गागी और वेद के माता पिता नहीं बल्कि हम चारों के माता पिता भी हमें अजीब सी नजरों से देख रहे थे। कुछ पलों बाद रोहन के पिता ने बोला, तुम लोग सच बताओ, जब मसूरी घूमने गए थे तो वहाँ ऐसा कोई हादसा हुआ था क्या, या ऐसा कोई मिला था जिसने तुम लोगों पर कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र प्रयोग किया हो, या किसी तांत्रिक ने तंत्र विछिया का प्रयोग किया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चारों का एक ही जवाब था। वो डरे हुए थे, वो कुछ बता सकते थे, शायद पर डर की वजह से उनकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। फिर जूली के पिता ने बोला, तुम लोग समय लेकर ध्यान से याद करो। हो सकता है तुम लोग के खाने में किसी ने कुछ मिलाया हो सकता है कोई आत्मा ये भूत से मुलाकात हुई हो, कोई भी ऐसी बात जिससे ये पता चल सके कि हो क्या रहा है। क्या कोई अनजान सा आदमी, कोई अजीब सा इंसान? अंकल, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वेद और गागी के साथ एक हादसा हुआ है और कुछ नहीं, सार्थक ने कहा। हम सभी वहाँ बहुत अच्छे से थे और सबसे अच्छे होटल में रुके थे। हमारा गाइड भी अच्छा था। इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की। तुम अभी बच्चे हो, पहाड़ों का जादू नहीं पता तुम बच्चों को। चलो अब घर चलो। और हाँ, अभी कम से कम 1 सप्ताह घर से निकलना बंद। कोई कहीं नहीं जाएगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। डिंग डांग, बंटी के घर का काल बेल बजा और उसकी माँ ने दरवाजा खोला। तुम कौन? फोटो स्टूडियो वाला। ये फोटो बंटी को दे दीजिए, वो आज आने वाला था। नहीं आया तो मैंने सोचा मैं खुद ही क्यों न दे आऊं। ठीक है। पैसे कितने हुए? नहीं आंटी, बंटी ने दे दिए हैं। और उसको कहिएगा ये फोटो सिर्फ एक ही पेन ड्राइव का है, अभी दूसरे वाले का बाकी है, वो मैं दूंगा। ठीक है। बंटी की माँ ने दरवाजा बंद किया और बंटी के कमरे में जाकर वो लिफाफा रख दी जिसमें बंटी की मसूरी ट्रिप की फोटो थी। कुछ खा ले बेटा, कब तक भूखा रहेगा? बंटी कुछ न बोला और बेड पर पड़ा रहा। उसका मन नहीं लग रहा था। कभी बेचैन होकर कमरे में टहलने लगता, तो कभी कुर्सी पर बैठकर उस लिफाफे को देखता जिसमें मसूरी के फोटो थे। वेद को देखने के लिए उसने उस लिफाफे को खोला और उसमें से फोटो निकाले। बंटी बारी बारी से उन फोटो को देखने लगा और अपने दोस्तों को याद करने लगा। उस मोबाइल से बहुत फोटो लिए गए थे पर सिर्फ 7 फोटो ही अच्छे थे। बाकी के फोटो दूसरे मोबाइल से लिया गया था। उन 7 फोटो को बंटी बारी बारी से कई बार देख चुका था। उसने 7 में से उन 2 फोटो को अलग किया जिसमें एक में गागी थी और दूसरे में वेद। बंटी उन दोनों फोटो को देख रहा था। उन 7 फोटो को बंटी बारी बारी से कई बार देख चुका था। उसने 7 में से उन 2 फोटो को अलग किया जिसमें एक में गागी थी और दूसरे में वेद। बंटी उन दोनों फोटो को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर अचानक में वो वेद के फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगा। फिर उसने गागी के फोटो को ध्यान से देखा। ओह माय गॉड! बंटी ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर उसने बाकी के फोटो को देखा। बार बार देख रहा था। उसने रोहन और सार्थक को फोन लगाया, दोनों को कॉन्फ्रेंस में लिया और बोला, मुझे पता चल गया है कि गागी और वेद कैसे और क्यों मरे। तुम दोनों फटाफट मेरे घर आओ। मेरे पास कुछ है। यार, घर से निकलना मुश्किल है। मुझे वो सब नहीं पता। यदि अभी नहीं आए तो समझो एक एक करके हम सभी मारे जाएंगे।
ठीक है, हम कुछ जुगाड़ करके आते हैं। थोड़ी ही देर में सार्थक और रोहन बंटी के क्या है ऐसा जो दिखाना चाहता है घर में थे। यार वेद के इस फोटो को ध्यान से देखो। जब ये मसूरी में लिंक रोड पर खड़े होकर फोटो लेने को कहा था और मैंने लिया था। हाँ तो इससे क्या साबित होता है? यार फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि वेद उस समय बहुत खुश था और पीछे जो बस खड़ी है वो वेद के कितने करीब है। उसे ध्यान से देखो, वो है थोड़ी दूर, किंतु ऐसा लग रहा है कि वो वेद पर चढ़ जाएगी। यार अभी भी इससे कुछ साबित होता है क्या? सार्थक बोला। ठीक है, अब जरा गागी के इस फोटो को देखो। जब वो अपने मोबाइल से खुद की सेल्फी ले रही थी तब मैंने भी एक फोटो लिया था। गागी के फोटो के पीछे गिरता हुआ वो बर्फ का ढेर देखो। गागी कितना डर गई थी उस बर्फ के खिसकने से। पहाड़ियों में ये सब होता रहता है यार। देख सार्थक, बात को समझने की कोशिश कर। गागी पेड़ के गिरने की वजह से मरी है, वेद उस ट्रक से मरा है। यार लॉजिक क्या है? रोहन झल्लाते हुए बोला। लॉजिक ये मोबाइल है रोहन। बंटी ने अपने मोबाइल को दिखाते हुए कहा। जो जिस हालात में मर रहा है उसकी फोटो इस मोबाइल से ली गई है। कहीं न कहीं ये फोटो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है हम किसी जाल में फंस चुके हैं। अच्छा, फिर अभी क्या? अभी जूली की बारी है। यदि हम समय पर नहीं पहुँचे तो क्या मतलब? सार्थक और रोहन चौंके। ये फोटो देखो, हम सब के साथ जूली बर्फ में खेल रही थी और तूफान की वजह से बर्फ का चट्टान पिघल कर गिरता है। उस समय जूली बहुत डरी हुई थी, उसे बर्फ में चोट भी लग गई थी। पर इसमें तो सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ, क्योंकि मोबाइल के हिसाब से वेद और गागी मर चुके हैं और मैं फोटो ले रहा हूँ। ओह माय गॉड! रोहन चौंक पड़ा। सब गुत्थी समझ में आ गई। चलो जल्दी से जूली के घर। धड़ 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 दरवाजा खुला और सामने जूली की माँ दिखी। आंटी जूली कहाँ है? किचन में। क्यों, क्या हुआ? जूली को जल्दी बुलाइए, उसकी जान को खतरा है। क्या बक रहे हो तुम? तभी उसके पिता वहां आकर बोले। मैं बक नहीं रहा हूँ और समझाने का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। जूली को बुलाइए। जूली, पापा ने आवाज लगाई। जी पापा। बेटा बाहर आओ, देखो तुम्हारे दोस्त आए हैं। ठीक है कि पापा। भराम। और किचन में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। किचन में रखा गैस सिलेंडर फट गया था और सभी लोगों को गंभीर चोटें आई थी, किंतु जूली को सबसे ज्यादा चोट आई थी। वह फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। किचन के परखच्चे उड़ गए थे, गैस सिलेंडर फट गया था। जूली। एक साथ सभी चिल्लाए। सभी तीतर बितर थे पर भागते हुए किचन में गए। अंदर बाहर चारों तरफ अंधेरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी काली छाया ने आकर अपना घेरा डाल दिया है। अजीब अजीब सी हल्की सनसनाती हुई आवाज आने लगी थी। सभी लोग डर गए थे पर जूली के लिए सब हैरान थे। दोस्तों, माँ, पापा, ये कैसे हुआ दोस्तों? और फिर जूली ने अपना दम तोड़ दिया। घायल तो सभी थे पर जूली सिलेंडर के करीब थी, इस वजह से उसे बहुत चोट आई थी, इसलिए उसे बचाया न जा सका। जूली की मौत से एक दिन बाद बाकी बचे तीनों दोस्त चिंता से ग्रसित शहर के किनारे स्थित एक कैनाल के पुल पर बैठे थे। अगली मौत किसकी है, मेरी या रोहन की? सार्थक ने बंटी से कहा। क्योंकि साले तेरी तो एक भी फोटो नहीं। देख सार्थक, मुझे इल्जाम मत दे, मैं दोस्त हूँ यार। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। तू झूठ बोल रहा है, तुझे कुछ न कुछ पता है पर तू बताएगा नहीं। यार सच में मुझे नहीं पता, तुम दोनों लड़ो मत। फोटो दिखा बंटी। तभी रोहन उन्हें समझाते हुए बोला, हम करेंगे मौत का सामना। नहीं रोहन, हम नहीं बच सकते, सार्थक बोला।
तभी बंटी ने बाकी के फोटो भी दिखाए। इस फोटो में हम बंटी के अलावा हम सभी थे और इस तरह की कोई घटना भी नहीं हुई थी। अब बाकी बचे 3 फोटो। इस फोटो में सार्थक खाना खा रहा है और तूने इसकी फोटो ले ली थी, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई थी। अब बाकी के 2 फोटो। इस फोटो में मैं हूँ, मसूरी की सड़कों पर ड्राइव से पहले की फोटो, पर इसमें फोटो के बाद मेरे साथ सार्थक भी बैठा था। इस फोटो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे कुछ ऐसा साबित हो सके कि हमारी मौत कैसे होगी। बिल्कुल सही बात है। तभी बंटी बोला, अगला फोटो देखो। अगले फोटो को रोहन ने देखा। उस फोटो में भी सभी दोस्त थे। मसूरी से निकलते समय होटल के बाहर का फोटो है। वाओ, हम सभी बच गए। सार्थक खुशी से चिल्लाया। रुक जा सार्थक, इतना हंसने की कोई जरूरत नहीं है। अपने 3 दोस्तों की मौत इस नामुराद मोबाइल की वजह से हुई है और मुझे इस मोबाइल का इतिहास जानना है। रोहन बंटी को घूरते हुए बोला, बता बंटी, अब तो सब सच सच बता दे। यार मुझे कुछ नहीं पता, मेरे लिए ये मोबाइल कोई मायने नहीं रखता। तो आखिर इस मोबाइल के फोटो के द्वारा ही क्यों हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जरूर कोई बात है जो तू छुपा रहा है। पर यार मुझे नहीं पता। बंटी बोला, मुझे पता है कि तुझे नहीं पता, पर हुआ तो तेरे मोबाइल से है ना। इसलिए अब तू ही सोच कि आगे क्या करना है। मतलब तू कहना क्या चाहता है कि इन सब के पीछे मैं हूँ? नहीं, तू पीछे तो नहीं, पर इन सब मौतों जिम्मेदार तू ही है। याद है वो कपल जिन्होंने तुझे एक फोटो लेने को कहा था और तूने उनकी फोटो लेने को मना कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो लोग गांव वाले थे, सुंदर नहीं थे। तूने उनकी खिल्ली उड़ाई थी, मजाक किया था। रोहन, अब बहुत हो गया। ये जो भी तू बोल रहा है सच नहीं है। मजाक किया था उनसे तो क्या हुआ? मजाक एक हद में अच्छा लगता है। फिर तूने होटल के कमरे में उनकी फोटो ली थी और उन्हें पता भी नहीं था। फिर तूने क्या किया था? क्या मतलब मैंने क्या किया था? बंटी चिल्लाए। रुक जा बंटी। तभी सार्थक बोला, अब तो सच बता। रुक सार्थक, ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। इसने उन्हें ब्लैकमेल किया और अगले दिन दोनों की लाश कमरे में पाई गई थी। ये वाल हादसा तुम सभी भूल कैसे गए? ये वही आत्माएं हैं जो हमें परेशान कर रही है और बदला ले रही है। ये सब गलत है। रोहन ने तुरंत बंटी का कॉलर पकड़ लिया और बंटी ने भी गुस्से में आकर रोहन का कॉलर पकड़ लिया। दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। सार्थक चिल्लाता रहा, उनको छुड़ाता रहा, पर दोनों नहीं माने। कभी बंटी रोहन के ऊपर तो कभी रोहन बंटी के। उठा पटक होने नहीं। तभी बंटी का मोबाइल फोन बजने लगा और उसी दौरान वह जेब में से निकलकर दूर जा गिरा। मैं कहता हूँ तुम दोनों रुक जाओ, मत लड़ो यार। मोबाइल की रिंग बजे जा रही थी। फिर सार्थक ने फोन रिसीव किया और उधर से आवाज आए, बंटी सुन, पहले पेन ड्राइव का एक फोटो मेरे पास रह गया है। क्या है उस फोटो में? तभी सार्थक बोला, और क्या होगा? तुम लोगों का फोटो। अबे यार, फोटो में कौन कौन और क्या क्या वस्तु है सब बता। उस फोटो में तुम 3 लड़के को और एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, और क्या क्या है उसमें? उसी पुल में 3 और लड़के आपस में लड़ रहे हैं शायद, या फिर खेल रहे होंगे। सार्थक चिल्लाने लगा, अबे कमीनों रुक जाओ, लड़ो मत। एक फोटो अभी भी उसके पास है, उसमें हम तीनों हैं। पर बंटी और रोहन सुने ही नहीं और लड़ते रहे। दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर लिए थे। तभी सार्थक उनके पास आया और चिल्लाकर बोला, रुक जाओ, एक और फोटो है जिसमें हम तीनों हैं। और तभी रोहन ने बंटी को झटका दिया और सार्थक उन दोनों के बीच आ गया। रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। अचानक पुल की छत चटकने लगी। तड़ाक! उसके नीचे का खंभा शायद नहर में धंस रहा था
जिसकी वजह पुल बीच में से टूटने लगा। भागो, बचो, बंटी चिल्लाया। अब क्या बचो, अब हमारी मौत का भी समय आ गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, बंटी चिल्लाया। मैं किसी भी फोटो में नहीं हूँ, मैं नहीं मर सकता। हा 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 हा। तभी वहाँ वातावरण में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम सब मरोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी सार्थक डरते हुए बोला, याद कर स्विमिंग पूल में हम तीनों थे। तूने मोबाइल बाहर टेबल पर रखा था, वो भी खुला हुआ। और तूने एक अनजान आदमी को आवाज देकर फोटो लेने को कहा था। उस आदमी का चेहरा अजीब सा था, वो कुटिल मुस्कान लिए फोटो खींच रहा था। और तभी पूल अब बुरी तरह टूटकर नहर में गिरने लगा। डरावनी आवाजें भी आने लगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और एक बड़ा सा साया उन्हें नजर आया, जैसे उन पर हंस रहा हो। बचाओ, बंटी चिल्लाया। वातावरण मटमैला हो गया और नहर पूरी तरह भर गई और तेज धार में बहने लगी। एक एक करके तीनों घायल दोस्त नहर में गिरने लगे। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। रोहन का सिर ही एक बड़े से मलबे के चोट के कारण पिचक गया। बंटी की कमर में एक सरिया घुस गया था और सार्थक का एक पैर कटकर अलग हो गया था। पूरा पुल ध्वस्त हो चुका था और तीनों का शरीर उस नहर में दबकर विलीन हो गया। गहरे बहते हुए नहर में तीनों डूब गए। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। दूसरे दिन पुल सही सलामत था। किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कौन सी बाहरी ताकत थी जिसने इतना बड़ा कांड किया। ये सब इत्तेफाक तो नहीं था। इनकी मसूरी में ही किसी काली ताकत से मुलाकात हुई थी, पर ये समझ न सके। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बुरी आत्माओं पर भी भरोसा रखो। ये होती है और कहीं न कहीं विराजमान है, पर कभी किसी को धोखा मत दो, चाहे वो इंसान हो या भूत। फिल्म खत्म हुई पर रश्मि या सुमित के दिमाग में अभी भी खून से सना हुआ वो सिर याद आया जिसके परखच्चे उड़ गए थे। डर से उनका शरीर पसीने से भीग गया था। उस हॉल का साउंड सिस्टम बहुत ही खतरनाक था। उनके कान के साथ दिमाग के पर्दे भी फाड़ दिए। ऐसा रश्मि और सुमित की हालत खराब हो गई थी। दोस्तों, मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ।